Hi everyone. So we are starting with the very first chapter of this new NCERT, class 9th. What is democracy? Why democracy? The earlier chapter which I taught was from the old NCERT, but I covered that chapter ताकि उसमें जो stories हैं अगर वो आगे use होती हैं तो हमें समझ में आए कि yes हम कौन सी story की बात कर रहे हैं. But इस साल से इस edition में वो चैप्टर इंक्लूडेड नहीं है एनसीईआरटी के बुक्स में. ठीक है, तो न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से जो हमारा पहला चैप्टर होगा जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी. ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ हाइलाइटर्स हैं जो मैंने यूज करे हैं, उसका मैं समझा देती हूँ आपको कि वो जो हाइलाइटर्स हैं वो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बता रहे हैं. वैसे तो एनसीईआरटी में मोस्ट ऑफ द लाइंस आर इंपॉर्टेंट और जब आप आंसर लिखते हैं तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वहां पे एनसीईआरटी की ही लाइंस हो. कई बारी क्या होता है, एक ही बात को 10 तरीके से लिखना होता है, उनको समझाना होता है अलग अलग तरीके से, तो आप वर्ड्स नहीं मिलते हैं आपको. तो वो वर्ड्स आपको कहां से मिलेंगे, जब आप एनसीईआरटी से गो थ्रू होंगे. मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद अगर आप ये हाइलाइटर्स पढ़ लेंगे तो आपको काफी ज्यादा आसानी होगी अपने आंसर्स को फ्रेम करने में और लिखने में. सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा. अगर आप उसको 3-4 बारी पढ़ लेंगे मेरे समझाने के बाद तो यू वुड बी एबल टू राइट योर आंसर ब्यूटिफुली. फाइन, ठीक है. जो येलो हाइलाइटर्स भी आएंगे इस चैप्टर में आगे, जो येलो हाइलाइटर्स हैं वो कुछ अलग बात कह रहे हैं. जो ग्रीन हाइलाइटर्स हैं उसमें थोड़ा डिफरेंस है, जहां पे ज्यादा हाईलाइट करना है तो कहीं कहीं मैंने येलो भी यूज करा है. ठीक है, जैसे जैसे आएगा मैं आपको समझाती जाऊंगी. चलिए, तो इस चैप्टर को पढ़ने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि डेमोक्रेसी के बारे में जानना. ठीक है, पहले हमने एग्जांपल्स की बात करी थी लास्ट चैप्टर में कि चिले की बात की थी, पोलैंड की बात की थी कि वहां पे क्या क्या था, कैसे कंट्री जो नॉन डेमोक्रेटिक थी डेमोक्रेटिक बन रही थी, जो डेमोक्रेसी थी वहां पे वापस से मिलिट्री रूल आया, फिर से वो डेमोक्रेसी बनी. तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव है डेमोक्रेसी को डिफाइन करना. डेमोक्रेसी के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कौन सी ऐसे फीचर्स हैं जिनको जानने के बाद हम कह सकते हैं यस दिस इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. ये हमारा एम है. जब हम इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे तो हम बहुत सारी चीजें जानेंगे. क्या क्या जानेंगे कि एक डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या डिफरेंस है, डेमोक्रेसी को हम और किस लेवल पे देख सकते हैं, डेमोक्रेसी की जो मीनिंग है उसको हम कितना ब्रॉडर और कितना वाइड कर सकते हैं, why most of the countries wants themselves to be democratic, क्यों मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में ये स्ट्रगल चल रहा है कि अगर वहां मोनार्की है वहां पे डिक्टेटरशिप है तो हमें उसको हटाना है. इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज डेमोक्रेसी. ठीक है, डेमोक्रेसी क्या है ये समझने के लिए हमें कुछ बात करनी पड़ेगी. डायरेक्टली हम डिफाइन नहीं कर सकते, हमें कुछ एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे, कुछ कॉन्वर्जेशन करनी पड़ेगी. लेट्स बिगिन विद दैट कॉन्वर्जेशन. व्हाई डिफाइन डेमोक्रेसी. सबसे पहली बात, हर चीज की डेफिनेशन जरूरी होती है क्या लाइफ में, तो डेफिनेशन क्यों. तो यहाँ पे क्या है, एक स्टोरी है, एक क्लास है जहां पे टीचर और स्टूडेंट के बीच में क्या चल रहा है, डिबेट चल रहा है. वो जो डिबेट है उसमें स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं मैम क्यों डिफाइन करना है डेमोक्रेसी को. जब हम पहले एग्जाम्पल्स पढ़ चुके हैं और हमें समझ में आ गया है कि डेमोक्रेसी में स्ट्रगल होता है, लोग खुश रहना चाहते हैं, लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लोग ये चाहते हैं कि उनका से हो गवर्नमेंट में, फिर क्यों डिफाइन करना है. तो मैम कहती हैं फिर आप कैसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि डेमोक्रेसी है, नॉन डेमोक्रेसी है, और हर एक चीज का एक बेसिक सिंपल डेफिनेशन होनी चाहिए ताकि आप उस चीज को एक्सप्लेन कर पाए. बट जरूरी नहीं है कि आप पहले डिफाइन करें, हो सकता है आप पहले चीजों को यूज कर सकें, जैसे हमने अभी किया. चैप्टर को हम एग्जांपल्स हम पहले पढ़ चुके हैं, अब हम डिफाइन कर रहे हैं. मैम एक एग्जांपल भी देती हैं कि अगर हम डिफाइन नहीं करेंगे तो रेन, ठीक है, और रेन के बहुत सारे फॉर्म होते हैं ना, थंडरस्टॉर्म और हेजल, इन सब में कैसे डिफरेंस बताएंगे आप अगर डिफाइन नहीं करेंगे. ठीक है, पेन है, कौन सा पेन है, जेल पेन है, वॉल पेन है, पहले आप यूज करिए, उसके बाद यूज करने के बाद आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा ये कैसा कौन सा पेन है, तभी तो आप बता पाएंगे जेल पेन चाहिए, वॉल पेन चाहिए. तो इसीलिए कभी कभी डेफिनेशन जरूरी हो जाती हैं, बट डेफिनेशंस रिजिड नहीं होनी चाहिए. डेफिनेशन शुड नॉट बी लाइक दैट कि यस हमने ये एक बॉक्स में एक डेफिनेशन लिख दी है, दिस इज फिट एंड फाइनल, इसके अलावा कोई भी कुछ बोलता है तो वो डेमोक्रेसी में नहीं आएगा. ये नहीं होना चाहिए. ह्यूमैनिटीज में ऐसा नहीं होता है कि आप किसी भी
डेफिनेशन को एक बॉक्स के अंदर बंद कर दें। उसके बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, उसको हम बहुत सारे डायमेंशन से लिंक कर सकते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी में अगर हम मीनिंग देखें तो वहां पे डेमोक्रेसी का जो मीनिंग है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, ग्रीक वर्ड है जो ग्रीक में होता है डेमोक्रेशिया, जिसका मीनिंग होता है डेमोस मतलब पीपल एंड क्रेशिया मतलब रूल। ठीक है, ये तो हो गया वर्ड समझना और फिर उसके हिसाब से डेफिनेशन देना। बट वर्ड से जो वर्ड है, सिर्फ एक वर्ड जो है वो अपने ओरिजिन से टाइड नहीं रहता है, कोई भी वर्ड हो वो वेरी करता है अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग टाइम में। तो अगर हम सिंपल डेफिनेशन की बात करें, जो सिंपल डेफिनेशन है वो ये निकल के आएगी कि एक डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जहां पे लोग अपने रूलर्स को चुनते हैं। उन रूलर्स को रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स को जनता चुनती है, पीपल अपने वोट से उन रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे बिहाफ पे हमारी कंट्री के लीडर, वेदर इट इज प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर, उनको इलेक्ट किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, कंट्री में रूलिंग चलती है। क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, हर कोई तो जाके नहीं बैठ सकता पार्लियामेंट में और डिसीजन ले ले। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी वहां पे, इतना टाइम नहीं है, इतना स्किल्स नहीं होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो कुछ लोगों को हम चुनते हैं और वहां पे पार्लियामेंट में जाके वहां पे वो लोग हमारे लिए पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं, पॉलिसी मेकर्स कहते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी को समझने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि क्या चीज डेमोक्रेसी नहीं होती है। ठीक है, हमने क्या करा था, म्यांमार की स्टोरी पढ़ी थी, वहां पे आर्मी रूल आ गया था। जो आंग सान सू की थी उसको क्या करा गया था, हाउस अरेस्ट किया गया था। पिनोशे का रूल पड़ा था, अगेन मिलिट्री रूल आया था। सऊदी अरेबिया में क्या है, मोनार्की है, हमेशा किंग होता है वहां पे। किंग कहां से होता है, रॉयल फैमिली से होता है। यानी कि कोई भी ऐसी कंट्री जहां पे जो रूलर है वो लोगों के द्वारा चुने गए नहीं है तो वो कैसी कंट्री होगी, नॉन डेमोक्रेटिक होगी। ठीक है, सबसे पहली बात, अगर उन पीपल ने अपनी चॉइस को अपनी चॉइस को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए हैं वहां पे, तो वो कैसी कंट्री है, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है। जैसे हमने चाइना का एग्जांपल शायद नहीं पढ़ा था, बट ओके, कोई ऐसी गवर्नमेंट हो जहां, सॉरी, मैक्सिको का एग्जांपल पढ़ा था कि जहां पे और पार्टीज तो हैं बट वहां पे क्या हो रहा है कि जो और पार्टीज हैं वो कभी जीत ही नहीं पाती हैं। यानी कि जो रियल मैनर में, जो फेयर मैनर में इलेक्शंस होते हैं वो वहां पे कभी प्रैक्टिस होते ही नहीं है। तो ये डेमोक्रेसी नहीं है। सिर्फ पार्टी का होना और लोगों का वोट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, रियल में वो वोट्स के द्वारा रूलर्स का इलेक्ट होना और उनका जीतना भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, फीचर्स की बात करते हैं। फीचर्स में क्या आता है कि डेमोक्रेसी हो गई एक ऐसी सरकार जहां पे लोगों ने चुन के भेजा है। नाउ रूलर्स कौन कौन होंगे, कौन होगा जो रूलर्स को इलेक्ट करेगा, कैसे इलेक्शंस होंगे, कितने टाइम पीरियड में होंगे, ठीक है, किस तरीके से होंगे, फेयर होंगे कि नहीं होंगे, और किन किन को पार्टिसिपेशन है, किस किस के पास राइट टू वोट है। ये सारी जो क्वेश्चंस हैं ये क्या बताएंगे कि आपकी जो डेमोक्रेसी है वो कितनी स्ट्रांग है। जितने ज्यादा लोग वोट करेंगे वो डेमोक्रेसी उतनी ही स्ट्रांग होगी। ठीक है, डेमोक्रेसी में पहले क्या होता था कि जो राइट टू वोट है वो काफी लिमिटेड करके मिला है। पहले सिर्फ मेंस को वोट था, फिर प्रॉपर्टी वालों को वोट था, फिर बहुत टाइम बाद वुमेन को वोट मिले हैं, ऐसे करके मिले हैं। बट इंडिया में सबको एक साथ एक टाइम पे वोट मिल गया था। तो चलिए, ये हमारे मेजर क्वेश्चन है कि कौन रूलर्स होंगे, कैसे इलेक्शंस होंगे, कौन इनको इलेक्ट करेगा और फाइनली कैसे गवर्नमेंट बनेगी। तो सबसे पहले इनको समझने के लिए हम स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। दैट स्टोरी बिगिंस विद द पाकिस्तान। यहाँ पे क्या होता है, पाकिस्तान हमारा नेबरिंग कंट्री है, वी ऑल नो अबाउट इट। वहां पे क्या होता है, 1999 में परवेज मुशर्रफ मिलिट्री कूप कंडक्ट कराते हैं। इनका जिक्र चैप्टर 1 में भी था बट उनका नाम मेंशन नहीं था, बट पाकिस्तान में ये मेंशन था कि वहां मिलिट्री कूप हुआ था, तो ही वाज द लीडर ऑफ दैट कूप। कूप का मीनिंग मैं आपको समझा चुकी हूं, इट इज द सडन ओवरथ्रो ऑफ द गवर्नमेंट। सडन ओवरथ्रो ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अच्छा, सडन ओवरथ्रो ऑफ द गवर्नमेंट। उन्होंने क्या करा था कि वहां पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी और उनको वहां से हटा दिया गया था।
उसके बाद ये मिलिट्री ऑफिसर ने खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दिया था। क्या डिक्लेयर कर दिया था? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। 2002 में क्या होता है? रेफरेंडम होते हैं। रेफरेंडम का मीनिंग होता है कि जहां पे जनता डायरेक्ट वोट करती है। पूरी की पूरी जो यूएएफ है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी को जो लोग इसमें आते हैं वो सब लोग वोट करते हैं डायरेक्टली। जैसे हमारे यहाँ इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, पर यहाँ पे इन्होंने क्या कराया था? रेफरेंडम कराया था, जहां पे उन्होंने खुद को प्रेसिडेंट बता दिया था। ठीक है, खुद को क्या डिक्लेयर कर दिया था? प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया था ये इलेक्शंस करने के बाद। फाइन, यहाँ पे क्या हुआ था? और इस इलेक्शन के बाद उनको 5 साल की एक्सटेंशन मिल गई थी, यानी कि वो 5 साल तक और रूल करेंगे। जो वहां की मीडिया थी, जो भी और एक्टिविस्ट थे, जो और लोग थे जो ह्यूमन राइट्स के लिए फाइट कर रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि ये गलत तरीके से इलेक्शंस कंडक्ट कराए गए हैं। बट फिर इलेक्शन हो चुके हैं, प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आ गए हैं, तो क्या हो सकता है? बट यस, लोगों के द्वारा ये मांग उठ रही थी कि ये जो तरीका था ये गलत था। 2002 में क्या होता है? वो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर इशू करते हैं। ये एक ऐसा ऑर्डर है जिसमें पाकिस्तान में बहुत ज्यादा चेंजेस लेकर के आया है। ये लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 मार्कर्स में कि नेम द ऑर्डर विच वाज इशूड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान। तो ये लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर था जो ये पावर देता था प्रेसिडेंट को कि वो चाहे तो पाकिस्तान का संविधान बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, उसमें अमेंड कर सकते हैं। चेंज को पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में अमेंडमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्डर उनको ये पावर देता था। इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या होता था कि वो चाहे तो किसी भी नेशनल गवर्नमेंट को, कोई ऐसी गवर्नमेंट जो उनके हिसाब से नहीं चल रही है, नेशनल लेवल पे है, प्रोविंशियल मतलब स्टेट असेंबलीज, उसको वो चाहे तो डिसमिस कर सकते हैं अगर वो उनके हिसाब से नहीं चल रहे हैं। जो भी क्या कहते हैं सिविलियन कैबिनेट थी, उसको कौन सुपरवाइज करता था? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल करती थी, और इसके भी हेड कौन होते थे? मिलिट्री ऑफिसर होते थे। इस लॉ के पास होने के बाद इलेक्शंस तो हुए, पर वो जो इलेक्शंस होते थे उन्होंने कभी भी अपने हिसाब से डिसीजन नहीं ले पाए, क्योंकि जो सारे डिसीजंस थे, जो फाइनल डिसीजंस थे, वो किसके हाथ में थे? सारे के सारे मिलिट्री ऑफिसर्स के हाथ में थे, यानी कि जनरल मुशर्रफ के हाथ में थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा? इलेक्शंस हो रहे हैं, बाकी जो गवर्नमेंट्स हैं वो डरी हुई हैं, वो इलेक्शन तो लड़ रही हैं, जीत भी रही हैं, और बट जो डिसीजन है जब वो ही नहीं ले पा रहे हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या था? डेमोक्रेसी था। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं? सो हियर ऑल्दो इलेक्शंस आर हेल्ड बट नॉट डन इन अ फेयर एंड अ डेमोक्रेटिक मैनर। जब ऐसे हुए ही नहीं कि यहाँ पे रियल चॉइस प्रैक्टिस हो रही हो, तो हम इसको नहीं कह सकते क्या? डेमोक्रेटिक इलेक्शन। इससे हमारा पहला फीचर निकल के आता है। व्हाट इज दिस फीचर? कि डेमोक्रेसी में क्या होता है? जो फाइनल डिसीजन है वो उनके पास होना चाहिए, उन रूलर्स के पास होना चाहिए जिनको लोगों ने चुन करके भेजा है। तो दिस इज द फर्स्ट फीचर जो ये निकल के आता है कि रूलर्स कौन होंगे? वो होंगे जिनको लोगों ने स्वयं अपनी इच्छा से भेजा है वहां पे पार्लियामेंट में डिसीजंस को लेने के लिए। ठीक है, सिर्फ इलेक्शंस कंडक्ट कराना इज नॉट द फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। दूसरे फीचर की हम बात करते हैं। दूसरे फीचर के लिए हम एग्जांपल लेंगे किसका? चाइना का लेंगे। चाइना में क्या होता है? हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं। चाइना की पार्लियामेंट को हम कहते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस। इसको चाइना में क्वांगू रेनमिन डाइबियो बोलते हैं, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। बट इतना पता होना चाहिए कि हम इसको क्या कहते हैं? नेशनल पीपल्स कांग्रेस कहते हैं। इनके पास क्या पावर होती है कि ये जो होते हैं प्रेसिडेंट को अपॉइंट करते हैं। हमारी पार्लियामेंट में अराउंड 700 लोग हैं, वैसे ही चाइना की पार्लियामेंट में कितने लोग होते हैं? कितने एमपीज होते हैं? 3000 होते हैं, क्योंकि यहाँ की सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी कंट्री है, तो इतने 3000 लोग इनके एमपीज होते हैं। एमपीज क्या होते हैं ये सब हम डिस्कस करते जाएंगे जैसे जैसे आता जाएगा। एमपीज, ठीक है, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। फाइन। सम मेंबर्स इसमें जो 3000 हैं उसमें से कुछ मेंबर्स आर्मी के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, और कुछ लोग यहाँ पे क्या गवर्नमेंट कौन सी पार्टी होती है? कम्युनिस्ट पार्टी होती है। कम्युनिस्ट पार्टी कौन सी पार्टी होती है? वो पार्टी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी को फेवर नहीं करती है और
सब कुछ यहाँ पे स्टेट ओन्ड होता है। कोई भी ऑफिसेस, कोई भी एंटरप्राइजेस क्या होते हैं, मेनली स्टेट ओन्ड होते हैं। यहाँ पर क्या था कि बाकी जो पार्टीज थी, इसकी 8 और स्मॉलर एलिड पार्टीज थी, ठीक है, नीचे आती थी इनके, वो इलेक्शंस कर सकते थे। बट किसी और पार्टी को जो कम्युनिस्ट की इंडिपेंडेंट है, उसको इलेक्शन करने की परमिशन नहीं थी। किसी को भी परमिशन चाहिए तो उनको क्या करना पड़ेगा, चाइनीज गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो कंडक्ट कर सकते हैं। तो इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी ही जीती है। अब यहाँ पे क्या हुआ, और जो पार्टीज हैं वो क्या कर रही है, परमिशन लेनी पड़ रही है। किनसे? कम्युनिस्ट पार्टी से, कि क्या हम भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। परमिशन मिल गई, परमिशन मिल जाएगी, दैट मीन्स वो पार्टी उसके अंडर काम करेगी, उसके अकॉर्डिंग काम करेगी, उसी पार्टी को परमिशन मिलेगी। तो ये था, यहाँ पर क्या हुआ, पार्टीज थी बट वहां पे रियल चॉइस नहीं थी, आप इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते कॉन्टेस्ट। इसी में एक और एग्जाम्पल है, थोड़ा और बेटर समझने के लिए, दूसरे फीचर को, मैक्सिको का। मैक्सिको में 6 साल में होते हैं इलेक्शंस। कितने साल में होते हैं? जनरली 5 साल में भी होते हैं, अमेरिका में 4 साल में होते हैं, बट यहाँ पे 6 साल में होते थे। यहाँ पे भी प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। कंट्री कभी भी डिक्टेटर के रूल में नहीं रही। डिक्टेटर का रूल तानाशाह का रूल होता है, जो सिर्फ अपनी चलाता है, सारे डिसीजंस अकेले होते हैं, उसके होते हैं, नो कंसल्टेंसी इज देयर। यहाँ पे कौन सी पार्टी थी? हमेशा क्या हुआ, 2000 तक कौन सी पार्टी जीती थी? PRI पार्टी जीती थी। इसका नाम याद करना थोड़ा इजी है, जैसे PRI है, पर इसकी फुल फॉर्म कहां से शुरू हो रही है? आई से, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। तो उल्टा PRI से आई, अगर ऐसे करके याद करेंगे IRP से, तो आपको इस पार्टी का नाम याद हो जाएगा, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। क्वेश्चन केस वाइज भी आ सकते हैं। मैक्सिको में क्या था, कौन सी पार्टी रूल कर रही थी, और वहां पे उसके एग्जाम्पल से बताइए कि वो वहां पे जो इलेक्शंस होते थे वो डेमोक्रेटिक थे या नहीं थे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता था, अपोजिशन को पार्टीज कॉन्टेस्ट कर सकती थी, बट अपोजिशन पार्टीज कभी जीतती नहीं थी, कभी भी। यहाँ पे बहुत सारी गंदी गंदी ट्रिक्स, यानी कि डर्टी ट्रिक्स यूज होती थी इलेक्शन में। लास्ट मिनट पे बूथ को शिफ्ट किया जा रहा है, टीचर्स को बोला जा रहा है कि वो बच्चों के पेरेंट्स को बोलें कि इस पार्टी को वोट करना है। मीडिया को इग्नोर किया जाता था यहाँ पे, ठीक है। और जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते थे, ऑफिशियल्स होते थे, उनको पार्टी की मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ती थी, वो चाहें या ना चाहें। और बहुत सारा कैंपेनिंग में पैसा खर्च किया जाता था। तो अगर इस तरीके से आप इलेक्शंस करा रहे हैं, पार्टी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, बूथ ही आपने शिफ्ट कर दिया, तो कैसे हो गया डेमोक्रेटिक? हो ही नहीं सकता डेमोक्रेटिक, ठीक है। तो रियल मैनर में यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं थी। चाइना में क्या हुआ, सीरियस चॉइस नहीं थी, जो भी पार्टी आ रही है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टीज हैं, लड़ सकती है बट कभी जीतेंगी नहीं। तो क्या मतलब है, क्या मीनिंग है उस सब चीजों का? कोई नहीं है। तो इसीलिए इसको हम कह सकते हैं दीज आर नॉट फेयर इलेक्शन। तो यहां से हमारा दूसरा फीचर निकल के आता है, वो ये है कि एक डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, ठीक है। जो भी लोग पावर में हैं और जो भी लोग कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और सबको हारने और जीतने का फेयर चांस होना चाहिए। कोई पार्टी अगर हमेशा जीतती रहेगी तो कैसे पता चलेगा कि कोई और पार्टी है वो भी जेन्युइन है, उसको भी कभी चांस मिलना चाहिए। और जो पार्टी हमेशा जीतती रहेगी तो हो सकता है कि वो आगे, अगर उसकी पावर्स इतनी बढ़ जाएंगी तो वो आगे जाके लोगों के लिए काम भी ना करे, ठीक है। कॉम्पिटिशन इज ऑल्सो गुड बट अप टू अ लेवल। तो डेमोक्रेसी में सबको हारने और जीतने का फेयर चांस होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो अब शुरू करते हैं हमारा फीचर नंबर 3, जो है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। इस फीचर को समझने के लिए वी हैव स्टोरीज फ्रॉम द 3 कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, एस्टोनिया एंड फिजी। ओके, सऊदी अरेबिया में क्या था कि वहां पे मोनार्की है और वहां पे सिर्फ मेंस को राइट था। तो पहले 2015 से पहले हम उसको डेमोक्रेटिक नहीं बोल सकते, क्योंकि वन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी दैट इज वुमेन डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ पार्टिसिपेशन। 2015 में ही उन्हें क्या मिला है, राइट टू वोट मिला है। तो 2015 से तो हम वहां कह सकते हैं कि हाँ, वहां पे उन्होंने इक्वल सबको वोट दिया है और उस वोट की सबकी एक इक्वल वैल्यू है, ठीक है। एस्टोनिया में क्या हुआ था कि वहां पर उनकी सिटीजनशिप के रूल्स इस तरीके से थे कि वहां की जो रशियन माइनॉरिटीज थी, रशियन के जो लोग थे, जो माइनॉरिटी सेक्शन थी, वहां पे उन लोगों को राइट टू वोट प्रैक्टिस करने में काफी डिफिकल्टी होती थी। दैट मीन्स उनके वोट की वैल्यू भी उतनी
नहीं थी। कुछ प्रैक्टिस कर पाते थे, कुछ नहीं कर पाते, देयर इज लॉट ऑफ डिफिकल्टीज कोई, ठीक है। उसके बाद आता है फिजी। फिजी एक आइलैंड नेशन है। इन लोगों ने क्या किया था कि वहां के जो इंडिजिनस फिजी थे, इंडिजिनस मतलब होता है लोकल फिजीज, लोकल जो वहां के नेटिव लोग थे, उनके पास उनके वोट की वैल्यू ज्यादा थी एज कंपेयर टू हुम, इंडियन फिजी। जो इंडियन फिजी के थे उनकी वोट की वैल्यू कम थी, यानी कि हर सेक्शन ऑफ द पीपल को इक्वल वोट नहीं मिल रहा था। तो ये तीनों स्टोरीज इस तरीके से हैं कि हम इससे कह नहीं सकते कि यहाँ पे डेमोक्रेसी थी, क्योंकि डेमोक्रेसी में हर अडल्ट सिटीजन का एक वोट होता है और उसकी एक वैल्यू होती है, यानी कि 1 person 1 vote 1 वैल्यू एंड दोज वोट मस्ट बी इक्वल। ठीक है, किसी भी एक सेक्शन को अगर आप वोट नहीं दे रहे हैं, तो राइट टू वोट नहीं दे रहे हैं, तो वहां पे हम उसको डेमोक्रेसी नहीं कह सकते हैं। अब हम लास्ट फीचर की बात करेंगे जो हमें जिम्बाब्वे की स्टोरी से पता चलेगा। जिम्बाब्वे को व्हाइट माइनॉरिटी से इंडिपेंडेंस मिली थी कब? 1980 में मिली थी। ओके, 1980 में। उसके बाद वहां पर ZANU-PF नाम की एक पार्टी बनाई गई, जिस पार्टी ने फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया था, और इसके लीडर थे कौन? रॉबर्ट मुगाबे। इनको इंडिपेंडेंट मिली तो फिर रॉबर्ट मुगाबे ही वहां पे रूल कर रहे थे। रॉबर्ट मुगाबे कौन थे? ये एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर थे, बट हमेशा यही जीतने लगे और कंटिन्यूअसली यही पावर में रहने लगे। ठीक है, इतने पॉपुलर बन गए थे और ये बाद में अनफेयर प्रैक्टिसेस भी यूज करते थे। इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज करा, जहां पे इन्होंने ऐसे कानून बनाए, ऐसे लॉज बनाए जिससे कि जो गवर्नमेंट है वो क्या हो? लेस अकाउंटेबल हो, यानी कि उनकी कोई जवाबदेही ना हो लोगों के प्रति। ठीक है, अपोजिशन पार्टी को हैरेस करने लगे वहां पर, और मीडिया वगैरह कोई भी इनके अगेंस्ट होता था, जर्नलिस्ट कोई भी अगेंस्ट होते थे तो ये उसको हैरेस करते थे। ठीक है, और उसके अगेंस्ट, इनके अगेंस्ट कोई भी कुछ भी छाप नहीं सकता था। ठीक है, पर इन्होंने अपनी लिमिट्स क्रॉस कब करी? जब गवर्नमेंट ने जुडिशियरी को भी इनफैक्ट प्रेशराइज करा कि आप इनके खिलाफ जजमेंट नहीं दे सकते हैं। ये मैंने येलो लाइट से क्यों अंडरलाइन करा है? क्योंकि दिस इज अ लिमिट कि आप अगर डेमोक्रेसी नहीं है तो आप हैरेस करते हो, मैसेकर्स होते हैं, ये सब चीजें होती हैं। बट यहाँ पे जुडिशियरी भी इंडिपेंडेंट नहीं थी, जुडिशियरी को भी इनके खिलाफ ऑर्डर देने की परमिशन नहीं थी, उनको प्रेशराइज करते थे कि उनके अगेंस्ट कोई भी ऑर्डर पास ना किया जाए। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जिस पार्टी ने खुद स्ट्रगल करा फ्रीडम के लिए और वहां पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर आए और वो इतना पॉपुलर हुए, बाद में जाके किस तरीके से उन्होंने अपनी पावर का, अपनी रेपुटेशन का, अपनी आइडेंटिटी का गलत इस्तेमाल करा और अनडेमोक्रेटिक मीन्स यूज करे खुद को पावर में रखने के लिए। तो इससे हमें ये समझ में आता है, क्या समझ में आता है कि जो पॉपुलर गवर्नमेंट है तो कोई ऐसी वो फिक्स्ड पॉइंट नहीं है कि अगर पॉपुलर गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है तो वो अनडेमोक्रेटिक नहीं हो सकते। वो एक टाइम के बाद ऑटोक्रेटिक रूल वहां पे हो सकता है, क्योंकि कोई ऑपोजिशन नहीं है, कोई पार्टी उनके अगेंस्ट नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, तो खुद को पावर में रखने के लिए अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज हो जाती हैं। रियल डेमोक्रेसी इज वेयर पीपल कैन प्रैक्टिस देयर चॉइस। ठीक है, वहां पे फ्रीडम टू प्रोटेस्ट हो, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस हो। अगर ये सब राइट्स नहीं हैं तो वो जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक नहीं है, जहां पे हर कोई कानून के आंखों के सामने बराबर नहीं है। nobody is, if there is no one, if there is anyone who is not equal before the eyes of the law, then we cannot say it is a democratic country। हर, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, प्रेसिडेंट हो, पर हर किसी को लॉ के सामने बराबर होना चाहिए। ठीक है, और ये लॉ तब बराबर होगा जब आपकी जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी, जब वो इंडिपेंडेंटली क्या कर पाएंगे? जुडिशियरी डिसीजंस ले पाएगी। हर किसी को कानून को ओबे करना है, फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फीचर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर ये चीज मेंशन है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की क्या क्या पावर्स हैं और कहां पे लिमिट है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स
किसी भी सिटीजन के राइट्स किस हद तक वायलेट कर सकते हैं और कहाँ पे वो लिमिट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है तो वो कोई भी राइट वायलेट करेगा किसी भी सिटीजन का, ऐसे नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो गवर्नमेंट की पावर्स को बताता है कि आपकी पावर्स की ये लिमिट है, यू कैन नॉट क्रॉस दैट लिमिट। तो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है कि डेमोक्रेटिकली गवर्नमेंट जो है वो आपके सारे राइट्स को आपसे नहीं छीन सकते हैं, और जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो आपको ज्यादा अकाउंटेबल है, आपको आंसरेबल है। अगर आपके अकॉर्डिंग काम नहीं चलता है, आपके वेलफेयर में काम नहीं होता है, तो नेक्स्ट कमिंग इलेक्शन में वो गवर्नमेंट हार सकती है और किसी और पार्टी को चांस मिल सकता है कि वो पावर में आए। डेमोक्रेसी में कभी भी एक पार्टी पावर में नहीं रहती है। ठीक है, वहां पे फ्रीडम टू चॉइस होती है, लोगों के पास फेयर चॉइस होता है, फेयर चांस ऑफ लूजिंग एंड विनिंग इलेक्शंस होता है। तो ये फोर्थ जो राइट है सबसे इंपॉर्टेंट राइट है कि डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट की पावर भी लिमिट होती है। तो अगर हम समरी की बात करें, सो वी गॉट दीज 4 राइट्स। वो कौन कौन से 4 राइट हैं? सबसे पहला क्या पढ़ा था हम लोगों ने? रूलर्स जो हैं, फाइनल डिसीजन उन्हीं के हाथ में है, उन रूलर्स के हाथ में है जिनको लोगों ने इलेक्ट किया है। दूसरा क्या पढ़ा था कि इलेक्शंस में हमेशा फेयर चॉइस होनी चाहिए, सबको अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए फेयर चांस ऑफ लूजिंग एंड विनिंग की। तीसरी क्या पढ़ी थी कि सबको राइट टू वोट मिलना चाहिए ऑन इक्वल बेसिस, किसी भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को उनकी वोट की वैल्यू कम या ज्यादा नहीं होनी चाहिए। चौथा क्या था कि जो एक्सरसाइज है, गवर्नमेंट जो भी चीज करेगी उसमें कुछ लिमिट्स होती हैं, गवर्नमेंट की चॉइस में भी कुछ लिमिट्स हैं कि वो अपने बेसिक लॉज को बनाने से पहले किसी भी सिटीजन का राइट वायलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। तो यहां से हमें 4 फीचर्स मिले हैं जो हमें 4 डिफरेंट स्टोरीज को पढ़ करके पता चला है। दीज 4 फीचर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर टू अंडरस्टैंड द व्हाट इज डेमोक्रेसी। फाइन, कौन से ऐसी बातें हैं जो डेमोक्रेसी के अंदर आती हैं? So this completes our part 1 of this chapter. Now the further chapter will be covered in the part 2. Okay.